मैं मनीष शुक्ला। मैं अपने YouTube चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हियरिंग इम्पेयरमेंट के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, कैरेक्टरिस्टिक, एजुकेशनल नीड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, प्रिवलेंस और इंसिडेंस के बारे में जानेंगे। यानी व्यापकता दर, विशेषताएं क्या हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट की, और उनकी एजुकेशनल नीड क्या है, और साथ ही साथ हियरिंग लॉस विभिन्न राइटर के अनुसार उनकी क्या डिग्री है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम विशेषताओं की बात करें, करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो सबसे पहले विशेषताओं में श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं उसमें संप्रेषण में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी कम्युनिकेशन में उन्हें कठिनाइयाँ महसूस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड पॉइंट, भाषाई विकास कम देर से देखने को मिलता है, यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है उनका सही से नहीं हो पाता है। देन उनका शैक्षणिक उपलब्धि, यानी जो उनकी अचीवमेंट है, एजुकेशनल अचीवमेंट है, उनकी उसमें प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं या कमी देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट, सांकेतिक भाषा का में बात करना पसंद करते हैं, यानी जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो सांकेतिक भाषा में बात करना ही पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रवण बाधित बच्चे ऊंची आवाज में ही सुनना पसंद करते हैं, यानी उन्हें अगर ऊंची आवाज में हम बात करते हैं तब उन्हें सुनना अच्छा लगता है। सेकंड, मौखिक निर्देशन व निर्देशों को समझने में कठिनाई, यानी हम कोई ओरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या हम निर्देश दे रहे हैं तो उसे समझने में कठिनाई होती है। अंतः क्रिया करने में समस्या पाई जाती है, यानी इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम्स आती है। इंटरेक्शन यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन या इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट के ही लिए हम इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए, और उसमें समस्या पाई जाती है। सेकंड, आगे नेक्स्ट है, समायोजन में समस्या पाई जानी, यानी एकोमोडेशन में या समायोजन में समस्या पाई जाना, यानी वो एक दूसरे के साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते, यानी सामंजस्य की स्थिति में न रह पाना। वैसे एकोमोडेट, समायोजन को हम एकोमोडेट कहते हैं। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, यानी दैनिक जो कार्य निष्पादन है उसमें कार्य करने में समस्या आती है, यानी डेली लिविंग वाले जो कार्य हैं उसको करने में, निष्पादित करने में समस्या आती है। एक जो श्रवण बाधित बच्चा है और सामान्य बच्चों के बीच में जो कार्य होगा उस कार्य को करने में समस्याएं आएंगी, तो वह श्रवण बाधितों की विशेषताओं में आती हैं। यानी दृश्यात्मक रूप से अधिगम में रुचि लेना, यानी अगर कोई अधिगम दृश्यात्मक रूप में हो रहा हो तब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। समुदाय में वे अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं, यानी जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो श्रवण बाधित बच्चों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। किस लिए पसंद करते हैं? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन, यानी जो भी वार्तालाप करेंगे उनके अपने समुदाय में साइन लैंग्वेज या लिप रीडिंग या ऐसे चीज़ों के माध्यम से वो करेंगे, इसीलिए वो उसमें रहना पसंद करते हैं। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, श्रवणादि बच्चों को शब्दावली या व्याकरण का ज्ञान कम होना, यानी जो हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, उसमें व्याकरण और शब्दावली का कम ज्ञान होता है, क्योंकि उनकी जो व्याकरण शब्दावलियां हैं उनमें समस्याएं पाई जाती हैं, उन्हें सीखने में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वह जो सुनते हैं वही लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी चीज़ों को का समावेश होता है जिसमें शब्दावली और व्याकरण की कमी पाई जाती है, खास करके देखने को मिलती है हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड को।
नेक्स्ट है बच्चों में गलत उच्चारण की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वो जब उन्हें कुछ शब्दावली सुनने में समझने में या प्रॉब्लम्स होंगी, व्याकरण को समझने में प्रॉब्लम्स होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उच्चारण करने में भी समस्या आएंगी या बताने में भी समस्या आएंगी। और जब बताने में समस्या आएंगी तो हम जो भी श्रवण बाधित बच्चे अपने प्रश्न लिख रहे हैं उसमें असंगत स्थिति उत्पन्न होगी, यानी गलत होगा, ऊल जलूल लिखेंगे, ठीक है, जो ज्यों का त्यों नहीं होगा, लिखना कुछ और है, लिख कुछ और दिए। श्रवण बाधित जो बच्चे हैं वो उसमें व्यक्तिगत समस्याएं पाई जाती हैं, यानी इंडिविजुअल हो सकता है, एक दूसरे में एक में जो समस्या हो वो दूसरे में समस्या देखने को ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट है श्रवण बाधित बच्चों में सामाजिक व सांवेगात्मक विकास की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें सामाजिक यानी जब सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा और इमोशनल यानी डेवलपमेंट में कमी पाई जाती है, क्योंकि वो उनके अपने ही समाज में वो रहना पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अलग सोसाइटी में एडजस्टमेंट उनका नहीं हो सकता, समायोजन नहीं हो सकता। और जब अलग समाज में समायोजन नहीं हो सकता तो उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यानी फीलिंग नाम की चीज नहीं होगी। वह अपने ही यानी अपने समुदाय में ही रहना पसंद करते हैं। जो एक श्रवण बाधित व्यक्ति होगा वो श्रवण बाधित व्यक्तियों के साथ रहना ही पसंद करेगा, क्योंकि वो उससे कम्युनिकेट कर लेगा, अपनी भावनाओं को शेयर कर लेगा, अपने संवेग को वो उसके साथ समावेग कर लेगा, उसके साथ समायोजन कर लेगा, उसके साथ कार्य निष्पादन में उसमें समस्या नहीं आएगी, उसमें अधिगम के साथ रुचि लेगा, शब्दावली उसे समझा सकता है, इसलिए वह अपने समुदाय के साथ ही रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें व्यापकता दर और विस्तार दर की बात करते हैं, तो व्यापकता दर से आशय है कि देश में सर्वेक्षण शुरू होने के दिन तक प्रति 1 लाख जनसंख्या में दिव्यांगता के साथ जन्म लिए हुए व्यक्तियों की कुल संख्या व्यापकता दर कहलाती है, यानी प्रिवलेंस कहलाती है। विस्तार दर से आशय देश में सर्वेक्षण शुरू होने के 365 दिन पहले, यानी हम 1 साल पहले, यानी कह रहा 365 दिन पहले के अंतराल में प्रति 1 लाख दिव्यांगता के साथ जन्म लिए हुए व्यक्तियों की कुल संख्या विस्तार दर कहलाती है। ठीक है, इसमें व्यापकता दर में क्या है कि सर्वेक्षण जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन तक की जो जनसंख्या होगी उसके साथ व्यक्तियों की संख्या व्यापकता दर कहलाती है। विस्तार दर में 365 दिन पहले यानी अंतराल में जो दिव्यांगता के साथ जन्म ली गई व्यक्तियों की संख्या है वो विस्तार दर कहलाती है। अगर हम एनएसएसओ के द्वारा हम देखें 2011 में जब जनगणना हुई तो यानी एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो श्रवण बाधिता इंगित करी गई वह प्रतिशत में 18.9% हुई, जो सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएसओ ने डाटा पेश करा। उसमें पहला स्थान लोकोमोटर डिसेबिलिटी का और दूसरा स्थान श्रवण बाधिता का रहा, जिसमें से पहला स्थान जो था वह लोकोमोटर डिसेबिलिटी का था जिसमें 20.2% लगभग रखा गया एनएसएसओ के द्वारा, जो पहला स्थान प्राप्त किया, और श्रवण बाधिता का दूसरा स्थान था जो कि 18.9% था। अगर हम देखें डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस की, श्रवण दोष के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें नॉर्मल, ठीक है, WHO 1890 के अनुसार हम देखें तो लगभग 6 प्रकार से रखा गया, नॉर्मल, माइल्ड, मोडेरेट, सीवियर, सीवियर, प्रोफाउंड, जिसमें से 0 से 25 dB, 26 से 40, 41 से 55, 55 से 70, 71 से 90, 90 से एबव। यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत है। डीबी मतलब होता है डेसिबल,
जो कि मेजरमेंट का एक कारक होता है, एक यंत्र होता है, जिसमें HL की, जो आप देख रहे होंगे डीबी के बगल HL लिखा होगा, HL मतलब हियरिंग लॉस, यानी कितनी डीएबी का हियरिंग लॉस है। यानी नॉर्मल को लॉस नहीं होता, 0 से 25 डीबी हियरिंग लॉस होता है, मॉडरेट को 26 से 40 डीबी हियरिंग लॉस होता है। HL मतलब हियरिंग लॉस, ये ध्यान में रखना। बेटार्ड 1988 के अनुसार वही इनका नॉर्मल की जो स्थिति थी वो थोड़ा चेंज हो गई थी, बाकी हु बहू है 10 से 25, 26 से 40, 41 से 55, 55 से 70, 71 से 90, 90 से अब। यहाँ पर दो ही चीजें समझने वाली हैं। अगर कहीं HL आ जाए तो हियरिंग लॉस होता है, जैसा कि हमने नीचे दे रखा है। डीबी मतलब डेसिबल, हमने बताया भी था कि डीबी का मतलब क्या होता है। एक जो खास करके एलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, उसके एलेक्जेंडर से डी और बेल से बी, यानी उन्होंने मेजरमेंट किया था, इसलिए उनके नाम से ही डीबी यानी स्मॉल डी कैपिटल बी पड़ गया, ग्राहम एलेक्जेंडर के डी और ग्राहम बेल के बी से ये डेसिबल पड़ गया। अगर हम सामान्य की बात करें, देखें जैसा कि हमने उधर सामान्य, इसमें जो सामान्य व्यक्ति होगा उसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होती हैं, वो वाणी को भी सुन लेता है, वो जो भी नॉर्मल आवाज होता है उसे सुन लेता है, और उसमें उसकी वाणी और भाषा विकास दोनों हो सामान्य रूप से होता है। माइल्ड, इसमें जो बालक होता है उसकी आवाज धीमे सुनने में अक्षम होता है, जो धीमी आवाज होती है उसे सुन नहीं पाता है, और इसे उचित निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, और उचित अक्षरों की आवृत्ति गलत भी हो सकती है। अल्प यानी मॉडरेट को हम सुनने में कुछ ज्यादा समस्या होती है, जिनको हम भाषा विकास में सही नहीं होते तथा संप्रेषण में पीछे रह जाते हैं। ऐसे में हम इन्हें कोऑपरेट करने की जरूरत है, इनके सहयोग करने की जरूरत है, जिससे वह उनके भाषा विकास तथा साथ साथ भाषा संप्रेषण में पीछे न रहें। ठीक है। अलबत्ता ये बिना श्रवण यंत्र की नहीं सुन सकते हैं, इन्हें श्रवण यंत्र की भी जरूरत होगी, और साथ ही साथ अगर इनका वाणी विकास कराना है तो भी संभव नहीं होगा जब तक इन्हें हियरिंग एड नहीं दी जाएगी। उसी तरीके से सीवियर में भी है कि अगर हम सीवियर बच्चे को तो आवाज नहीं सुन सकता, अगर वो हम सुनाने की कोशिश भी करते हैं तो हियरिंग एड में की आवश्यकता होगी। ठीक है, हियरिंग एड की आवश्यकता होगी, वाणी विकास वाणी चिकित्सा की आवश्यकता होगी। वाणी चिकित्सा के बिना भाषा विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसे श्रवण यंत्र नहीं देते हैं, वाणी चिकित्सा नहीं देते हैं, तो भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यानी जो प्रोपाउंड होता है वो इसे पूर्ण रूपेण सांकेतिक भाषा पर निर्भरता होती है। इसे हम साइन लैंग्वेज लिप रीडिंग सिखाना अति आवश्यक होगा, ये दोनों कारणों से पूर्ण रूप से सुनने में असक्षम होता है। अगर हम आवश्यकताओं की बात करें तो आवश्यकताओं में शब्दों का उच्चारण ऊंची आवाज में स्पष्ट करना होगा इनके साथ, इनकी तभी इनकी शैक्षिक क्रियाएं पूर्ण रूप से हो सकती हैं। सैमपट का प्रयोग करना होगा, कक्षा कक्ष वातावरण सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा, कंप्यूटर प्रोजेक्ट आधारित तथा कक्षा कक्ष में अनुदेशन की जरूरत होगी, दृश्यात्मक सामग्री का प्रयोग करना होगा, यू आकार की कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए तथा फ्लैश कार्ड व चार्ट का अत्यधिक प्रयोग करना होगा। कक्षा कक्ष में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होगा। इस तरीके से जैसे कि हम आगे देख सकते हैं, अगर हम किसी चीज को सैमपट पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तब वह कक्षा कक्ष वातावरण बेहतर हो सकता है और हम उसे साइन लैंग्वेज में सिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट इस दूसरे चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो कक्षा कक्ष की व्यवस्था हो वो यू आकार की हो,
जिसमें एक टीचर उस में बैठकर सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे फ्लैश कार्ड का अत्यधिक प्रयोग करना, बच्चों के साथ फ्लैश कार्ड व चार्ट का अत्यधिक प्रयोग करना और जिसके माध्यम से वह सीख पाएगा। आप नीचे वाले में देख पा रहे होंगे कक्षा कक्ष में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना। आपने देख रहा होंगे कि आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग एक टीचर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कर रहा है जिससे वह अच्छी तरीके से इनहेंस लर्निंग कर सके। आप दूसरे चित्र के इसी सांकेतिक भाषा के दूसरे चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्टर पर यानी कंप्यूटर के द्वारा प्रोजेक्टर पर पढ़ाया जा रहा है जिससे कि हम उस कक्षा कक्ष को और भी इंटरेक्टिव बना पाए, यानी दृश्यात्मक सामग्री का प्रयोग करके हम उस कक्षा को और बेहतर बना सकते हैं और उन विद्यार्थियों को अत्यधिक वह उचित लाभ पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।